बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 12 अक्टूबर 1999 जब मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, क्या ये मार्शल किसी प्लानिंग के तहत या पहले से तयशुदा मनसूबा के तहत लगाया गया था, या नवाज शरीफ के किसी फौरी इकदाम का शदीद रद्द-ए-अमल था फौज की तरफ से? इस पर बात करेंगे। कुछ मामलात का मैं निशाहद भी हूँ, और फिर अदलिया क्या करने जा रही थी, क्या सोच रही थी, क्या प्लान हो रहा था, और फिर कुछ दिलचस्प वाक़यात वो भी इस प्रोसेस के दौरान जब इक़्तिदार इंतकाल और वो हो रहा था, जब जर्नैल की जगह नया जर्नैल लगाया जा रहा था, उस वक्त कुछ ऐसे वाक़यात वो बड़े दिलचस्प हैं, वो भी बताएंगे। और फिर आजकल ये भी अक्टूबर है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में तनाव की बातें हो रही हैं। अगर ये लंबा ना हो गया 12 अक्टूबर वाला, तो उस पर भी थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करूँगा। ये 12 अक्टूबर 1999 नवाज शरीफ साहब शाहजहाबाद में कोई तकरीब थी, वहाँ गए हुए थे भावलपुर के करीब। तो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी जवेद इकबाल साहब ने उनके कान में कुछ कहा, फौरी तौर पर उन्होंने तकरीब छोड़ी, इस्लामाबाद पहुँच गए। अब वहाँ वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बदलने का कुछ नोटिफिकेशन, मंजूरियाँ, ये वो जो भी, लेकिन इस दौरान वो जनाब आ गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब गए होते श्रीलंका सरकारी दौरा पर। वो पाकिस्तानी हदूद में आ गए, उनका त्यारा मोड़ने की कोशिश की गई, रुख मोड़ने की कोशिश की गई, ताकि उस दौरान वो मामला मुकम्मल हो जाए ज़ियाउद्दीन भट्ट वाले, कि उनको आर्मी चीफ बनाया जा रहा था। अब इसमें नवाज शरीफ साहब ने आज तक ज़बान नहीं खोली कि मैंने क्यों मुशर्रफ को बदला था, क्यों तब्दील किया था। ये मुख्तलिफ हवालों से इंटरव्यूज़, किताबों और जो हार्सस मुँह से सुनी बातें हैं, उनके तनाज़र में ये कहा जा सकता है कि ये उनसे इनका दिल जो है वो भर गया था, या वो उससे थोड़ा सा कन्नी कतरा रहे थे परवेज़ मुशर्रफ से नवाज शरीफ। लेकिन क्या ये उन्होंने जो फौरी इक़दाम किया, ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इस हवाले से वो तारीख़ जो है वो खामोश है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि जो DGISI थे वो तो नहीं मानते, ख्वाजा ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ को कोई गलत मलत रिपोर्टें देते रहते थे परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से, और फिर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को ही उन्होंने आर्मी चीफ मुकर्रर किया था परवेज़ मुशर्रफ की जगह 12 अक्टूबर 1999 को। और परवेज़ मुशर्रफ साहब ये कहते रहे हैं कि मुझे धक्का किसने दिया। वो उन्होंने 12 अक्टूबर 1999 से लेकर आखिरी वक्त तक ये जनाब लतीफ़ा सुनाते रहे हैं कि वो सरदार वाला कि जनाब उसको कोई बच्चा गिर गया समुंदर में, तो सरदार साहब निकाल के ले आए, तो लोगों ने बड़ी तालियां खेलियां बजाई। तो सरदार ने कहा, इन्हू छड्डो यार, तालियां पहले दसो मैंने धक्का कहने दिता सी। परवेज़ मुशर्रफ साहब यही कहते रहे, मुझे धक्का दिया गया था, ये हमारा कोई प्लान नहीं था। जो मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने जिन साहब से सुना है, वह बैरिस्टर शहजाद जहांगीर, ये 1996 से 1997 तक पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रहे हैं। ये फ़ौजी इलाके में रहते हैं और वो जर्नैलों के साथ दीवार से दीवार मिली हुई है घर की। उन्होंने मुझे ये बताया था, वो कहते हैं कि 8 अक्टूबर 1999 जुमे का दिन मुझे बुलाया गया GHQ में, और वहाँ जनाब जुमा के बाद एक लंबी नशिस्त हुई। वो तो कहते हैं कोर कमांडर थे सारे, पता नहीं कौन लोग थे, कितने लोग थे, ये मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कोर कमांडर्स मेरे साथ मीटिंग में थे। तो हो सकता है वो जनरल महमूद हों या जनरल शाहद अजीज़ हों, जो उस वक्त पिंडी के जो करता धरता थे, कोर कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वगैरह। तो वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे पूछा कि जनाब इसको नवाज शरीफ को घर भेजने का क्या तरीका है। मुख्तलिफ आइन के वो सारे देख दूख के सारा कुछ करते करते रहे कि ये कर लें, हमने भी तो पाकिस्तान के दफा की कसम खाई होती है, पाकिस्तान का दफा ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले पाकिस्तान, परवेज़ मुशर्रफ वाली बात।
तो फिर ये आइन की खिलाफ वर्जी कैसे होगी वगैरह वगैरह। तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब ये एक ही आपके पास एक होता था कि सदर को इस्तेमाल करके जो 58(2)B आर्टिकल है असम्बली तहलील हुकूमत तहलील कर सकते थे, अब तो वो भी रास्ता बंद है। नवाज शरीफ को घर भेजने का एक ही रास्ता है कि मार्शल लॉ लगा दें। वो कहते हैं कि ये बात करके मैं आ गया था, और ये बात उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार में चंद एक वकला को ये बताई बात जो उनके करीबी थे, और मैं कुदरती तौर पर उस वक्त वहाँ मौजूद था जिस वक्त वो ये बात कर रहे थे, बैरिस्टर शहजाद जहांगीर साहब। तो मैंने अपने अखबार में आके ख़बर भी दी, लेकिन वो लग नहीं सकी खबर, उस वक्त तो बड़ा खौफ था। खैर, ये जो है ना लतीफ़ों वाली बात, पहले वो सुना दूँ कि जब जनरल ये नवाज शरीफ साहब आए हैं फौरी तौर पर इस्लामाबाद, और सारा कुछ जनाब समरियाँ सुमरियाँ तैयार हुई हैं, सेक्रेटरी दफा थे चौधरी निसार के भाई जनरल रिटायर्ड इफ्तिखार, वो जनाब नोटिफिकेशन तैयार हुआ। नोटिफिकेशन जो है जनाब वो फैक्स ही नहीं हो रहा, GHQ में फैक्स फंस गई जनाब। लेकिन इसी दौरान जनरल ज़ियाउद्दीन ने भट्ट ने वो 2-3 ट्रांसफ़रें भी कर दी, कोर कमांडर पिंडी को बदल दिया, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को बदल दिया, तब्दीली के अहकामात, तबादलों के अहकामात उन्होंने जारी कर दिए। लेकिन इससे पहले जब उनको बैज वगैरह लगाए गए हैं, एक तकरीब भी होती है वज़ीर आज़म हाउस में, उनकी लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल के ओहदा पर तरक्की की। तो वो जनाब अब ये ख़ुद बता रहे हैं जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, वो कहते हैं कि जनाब वो मैं गया वहाँ तो मेरे तो बड़े अच्छे तलक़ात थे मुशर्रफ के साथ भी, फैमिली टर्म से वगैरह वगैरह। तो मुझे उन्होंने बताया कि आपको जनाब ये ओहदा दे दिया गया है। तो अब वो जो तकरीब हो रही है वो उनके वज़ाहर हैं, क्राउन वगैरह ये वो सितारे स्तूरे, वो एक ज़्यादा लगना था, 3 से 4 होना था। वो कहते हैं जनाब वो जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे बाजवा साहब, इनके नवाज शरीफ के, तो उनका जो एक क्राउन जो है वो वर्दी से उतार के मुझे लगाया गया। ये वो खुद बता रहे हैं। वो कहते हैं वो नीचे पेन भी नहीं थी हमारे पास, वो पेन भी जो थी वो पेन की जगह माचिस की तीली इस्तेमाल की गई। ये ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब इस कह रहे हैं। और फिर वो जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं उनका कहीं मैंने पढ़ा था, वो कहते हैं कि जब जनाब वो बैज लग गए, उनको मुकम्मल हो गए क्राउन श्राउन, तो उन्होंने मुझे जो स्टार स्टूर जो भी होते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट ने कि देखो यार मैं जनरल बन गया हूँ पूरा। तो मिलिट्री सेक्रेटरी कहते हैं मैंने कहा जनाब आपकी तो तरक्की होगी लेकिन मेरी तो तनज़ली हो गई है, ज़ाहिर है एक दर्जा वो एक उनका बैज उतर गया। तो इस तरह की वो सारे लतीफ़े लतूफ़े हैं। और फिर ये कहते हैं कि जब जनाब वो इन्होंने PTV पे ख़बर चलवाई कि जनाब जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जो हैं वो नए आर्मी चीफ होंगे, तो थोड़ी देर बाद वो ख़बर रुक गई। तो यूसुफ बेग मिर्ज़ा चेयरमैन थे PTV के। तो ये एक अब पता नहीं सच्ची बात है या ऐसे घड़ी हुई बात है कि यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब उस वक्त सेक्रेटरी इतलात वज़ीर इतलात है परवेज़ रशीद साहब। अब यूसुफ बेग मिर्ज़ा के हवाले से ये शुदनी है या क्या है, वो कहता है कि जनाब मुझे हुसैन नवाज़ का फ़ोन आया कि जनाब खबर क्यों रोक गई है। मैंने कहा जनाब फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने कहा जनाब फिर क्या है, ये तो यही तो जहाद का मौका है, आप लड़े, शहादत हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, इस तरह की बातें चाहते हैं। वो खैर होती रही। और लेकिन वो जो अदलिया की तरफ से एक जो बात, ये जस्टिस मुनीर शेख साहब थे, वो जब उन्होंने पीछे की तरह तलब उठा लिया था, वो लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मुझे उन्होंने ख़ुद ये बताया कि जस्टिस सईद अज़मा सिद्दीकी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उन्होंने फौरी तौर पर 13 अक्टूबर को एक इजलास बुलाया जजेस का, और वहाँ उन्होंने सारे जो मामला थे उनका आइनी जायज़ा लिया, आइनी पहलुओं के साथ उन्होंने देखा, और उनका मूड ये लग रहा था कि वो अज़ खुद नोटिस लेना चाह रहे हैं इस मामले का कि ये गैर आइनी इकदाम हुआ है 12 अक्टूबर वाला, तो वो चाहते थे इस पर अज़ खुद नोटिस लेना। तो वो कहते तमाम जजेस जो हैं वो खामोश रहे, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। इस वक्त जो सदर हैं तारड़ साहब, रफ़ीक तारड़ साहब, वो नून लीग के हैं, वो नवाज शरीफ के हैं।
ज़ाहिर है उनका भी कुछ काम है, उनके हाथ में भी कुछ इख्तियारात हैं, वो भी सुप्रीम कमांडर हैं फ़ौज के। उनका रद्द-ए-अमल देखा जाए कि वो क्या करते हैं, वो इस मामले में दखल देते हैं नहीं देते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। अभी सदर ज़ाहिर है मौजूद हैं, आइनी सदर मौजूद है, तो फिर हमें भी ये पैगाम आया है कि अदलिया आइन के तहत काम करेगी। तो फिर सरेदस्त ये मेरा ख्याल है कि कबल अज़ वक्त होगा। तो वो कहते हैं कि फिर मेरी बात जो है वो उस पर मान ली गई और कोई इक़दाम नहीं किया गया। अब ये दिन अहमद साहब भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं एक तकरीब में कि सैयद ज़मान सिद्दीकी साहब सो मोटो लेना चाहते थे। अब ये मुशर्रफ साहब कहते हैं कि जनाब ये कोई प्लानिंग श्लैनिंग नहीं थी। इस हवाले से अभी तो मैंने एक बताया कि बैरिस्टर शहजाद जहांगीर साहब का, कि वो कह रहे ये पहले से प्लान था। और दूसरा वो जो कर्नल अशफाक हुसैन हैं, डायरेक्टर थे ISPR के, जेंटलमैन अस्तगफिरुल्लाह उनकी किताब है, उसमें लिखते हैं वो कि जनरल उस्मानी थे कराची के कोर कमांडर, जिन्होंने उनके तैयारे शयारे वाला सारा मामला जो हुआ था कराची में लैंड करवाया था। और फिर पुलिस के हवाले से ये कहा गया, राना मकबूल IG थे कि शायद वो गिरफ़्तार करने पहुँचे हुए थे वहाँ। उसमें भी वो कुछ बातें सच्ची हैं, कुछ उस वक्त ये बताई गई थी। वो कहते हैं कि पहला फ़ोन उन्हें आया ज़ियाउद्दीन भट्ट कि जब नोटिफिकेशन हो गया है और TV पे खबर चल गई है, तो उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ थे ब्रिगेडियर तारक, उनका पहला फ़ोन आया और उन्होंने बताया जनाब ये इस तरह की खबरें चल रही हैं कि क़यादत जो है वो तब्दील हो गई है। और दूसरा फ़ोन आया वज़ीर आज़म से उन्हें, और उनके बच्चे की लालत के बारे में था कि आपका बच्चा बीमार है, तो अगर आप इसे इलाज के लिए बैरून मुल्क ले जाना चाहते हैं तो ठीक है। और तीसरा फ़ोन जो आया वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल महमूद का आया। उन्होंने उन्हें बताया कि अब ये हो गया है सारा कुछ। तो अब जनरल उस्मानी साहब पूछते हैं उनसे कि क्या जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो इस बारे में, इस सूरत हाल के हवाले से कोई हिदायत जारी फरमा गए थे जाते हुए? उनका जी बता गए थे। तो फिर जनरल उस्मानी ने कहा कि फिर उन हिदायत पर अमल किया जाए, यानी ज़ियाउद्दीन भट्ट को छोड़ दें आप कि वो हमारा आर्मी चीफ है या नहीं है, आप जो मुशर्रफ साहब हिदायत जारी फरमा गए थे उन पर अमल किया जाए। और सबसे पहले पाकिस्तान जो उनकी किताब है जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो भी ये उसमें वो ख़ुद भी फरमाते हैं कि जनरल अजीज़ जानते थे कि क्या करना है। और जनरल शाहद अजीज़ जो है वो अपनी किताब खामोशी कहाँ तक में लिखते हैं कि तमाम मनसूबा पहले ही पूरी एहतियात के साथ तैयार कर लिया गया था और काबिल एतमाद जर्नलों के लैपटॉप्स में वो मौजूद था। ये वो कह रहे हैं जनरल शाहद अजीज़ साहब। अब फिर ये बात कि ये जनाब अचानक हुआ था, वो कहते हैं कि जनाब क्योंकि बरतरफ कर दिया गया था जहांगीर करामत को, तो फिर फ़ौज में बड़ा शदीद गुस्सा था, रद्द-ए-अमल था कि अब दूसरे जर्नल को भी फ़ारग कर दिया है, इसलिए हम फौरी रिएक्शन दिया फ़ौज ने और उनको घर भेज दिया गया मियां नवाज शरीफ को। लेकिन जो दीगर शवाहद हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। वो जहांगीर करामत को घर भेजने के बाद एक फ़ौज में नीचे से ऊपर तक एक गुस्सा मौजूद था, ये बात ठीक है। उनको भेजने का अंदाज़ फ़ौज को पसंद नहीं आया था, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब तो खुश थे, उनकी तो लॉटरी निकल आई थी। बहरहाल वो उनको फिर दोहरा ओहदा भी दिया गया, यानी कि एक तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, फिर वो इनकी जो चीफ्स की जॉइंट कमेटी होती है उसका चेयरमैन भी उन्हें बना दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बात है कि वो भी इनसे खुश नहीं थे, तब्दीली चाहते थे। लेकिन अचानक बहावलपुर में, शाहजहाबाद में एक तकरीब के दौरान वो क्यों उठ कर आए? इसका मतलब ये है, बताया ये जा रहा है कि उन्हें कुछ इत्तला मिली थी ऐसी कि कुछ मूवमेंट ऐसी है या कुछ होने वाला है। सारे DG ISI जो हैं वो तो उनके अपने थे, जनरल ख्वाजा ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब। अब ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब जो हैं वो GH की पहुँच ही नहीं सके,
कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अगर वो GHQ तक पहुंच जाते और वो नोटिफिकेशन जो जनरल रिटायर्ड इफ्तिखार की फैक्ट्स में फंसा रह गया था वो GHQ में पहुंच जाता, और वो ट्रांसफ़र जो उन्होंने की थी कोर कमांडर रावलपिंडी और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की, वो शायद में भी उससे कोई फ़र्क पड़ता, और ये जो हुकूमत है सिविल हुकूमत उसकी जो कार्रवाई है वो नतीजा खेज़ होती, उस पर अमल दरामद हो जाता। लेकिन ना ख्वाजा साहब GHQ पहुंच सके, ना वो फैक्सें पहुंच सकी, और फिर जो होना था वो हुआ, और फिर कौम ने भुगता, मुसलसल भुगता। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो किया उस वक्त तो ये हालत हो गई थी, एक दौर ऐसा भी आया कि लोग जो हैं वो हदायत कर दी गई, यार सीधी बात है कि वर्दी में बाहर ना निकले। ये मुशर्रफ के आखिरी जो चंद साल थे उस वक्त तो ये बातें जनाब वो आम हो गई थी कि जनाब वो फौजी जो हैं उनको हदायत कर दी गई है कि जनाब आप वर्दी में बाहर ना निकलें, फौजी गाड़ियाँ इस्तेमाल ना करें, सड़कों पे कम जाएं वगैरह वगैरह। और फिर ज़ाहिर है हर फ़िरौन के लिए एक मूसा भी होता है। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब वाला इशू आ गया, और कमज़ोर होते होते वो ज़ाहिर है फिर उन्हें वर्दी भी उतारनी पड़ी। और ये भी एक बात दिलचस्प है कि जब उनको बुलाया गया ना इफ्तिखार चौधरी को कि जनाब आएँ और इस्तीफ़ा दें GHQ में, मुशर्रफ साहब और वहाँ सारे कोर कमांडर्स और DGIS इशफाक परवेज़ कियानी वगैरह सब मौजूद थे, तो बताया जा रहा है कि सारे बोले थे, सब ने कहा। वो इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ जाना था कराची किसी तकरीब में, तो वो जाते जाते इनको कहा कि इसको समझाएं। वो सुना कि वहाँ कोई गाली भी इस्तेमाल की थी उन्होंने, उनका इसको समझाएं, सबको कह गए कि ये इस्तीफ़ा दे दे, बंदे दा पुत्र बने। वो कराची चले गए और पीछे कोर कमांडर समझाते सुनते रहे, लेकिन उस पूरी मीटिंग के दौरान जो DGIS थे इशफाक परवेज़ कियानी वो खामोश रहे। उनके बारे में जो उनके कहते हैं फ़ौज में एक ख़ास तबका जो है वो उन्हें जनरल चुपशाह इस तरह के अलकाब भी उन्हें मिले कि जनाब इनके कहें ये पीछे मिला हुआ था उनसे इफ्तिखार चौधरी से। खैर बहरहाल जो भी हुआ वो फिर अब कहाँ हैं, उनके कितने नाम लेवा बाकी हैं मुशर्रफ साहब के, और जिनको उन्होंने निकाला था और जिनकी सियासत ख़त्म करने के दावे किए थे, कवानीन में तरामीम की गई थी कि वो पार्टी हेड तक नहीं रहे थे, ना नवाज शरीफ ना बेनज़ीर भुट्टो। फिर उसी बेनज़ीर भुट्टो के साथ NRO करना पड़ा था, और फिर उसी NRO के नतीजे में नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली भी वापस आ गई थी। फिर वो इलेक्शन में कैसे हुकूमत बनी और क्या हुआ, ये सारा चीज़ें, ये तो कल की चीज़ें। ये जो 12 अक्टूबर 1999 वाली बहुत सी चीज़ें नज़रों से ओझल थी, तो वो गोशगुजार करने के लिए मैंने वो आज सोचा था कि ये भी लाग करूँगा। और फिर दूसरी बात, वो जो इस्लामाबाद में तनाव शनाव की बातें हैं, कुछ इतलात ऐसी हैं, कुछ सीनियर जर्नलिस्टों के ट्वीट हैं कि रात के कोई मुलाकात हुई है, मुलाकात हुई है नहीं हुई है, नतीजा क्या है, नतीजा भाई यही होना उसका कि जो फ़ैसला हो चुका है DGIS का वही रहना है। वो यार मुलाकात फ़ाइनल करके चले गए हैं फैज़ हमीद साहब। फैज़ हमीद साहब अब नहीं रह सकते, क्योंकि जो जर्नैल हैं उन्होंने अपनी कमान की बात मान ली है। अब अगर ट्रांसफ़र हो गई है और नए DGIS से आ गए हैं नदीम अंजम साहब, तो नदीम अंजम साहब को कैसे रोका जा सकता है वहाँ ISI के DG के तौर पर काम करने से, और वो कैसे डिसोबे कर सकते हैं उस नोटिफिकेशन को जो मिलिट्री सेक्रेटरी GHP की तरफ से जारी हुआ है, उसको नहीं वो डिसोबे कर। जब तक वो नोटिफिकेशन मौजूद है, नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता, मनसूख नहीं किया जाता, वो आएंगे काम करेंगे। और मैंने कहा था कि 20, 21, 22, 23 किसी दिन वो आएंगे, लेकिन हो सकता है वो उससे भी कुछ दिन पहले, क्योंकि अब रोला चोला बढ़ गया है, इसको ठंडा करने के लिए मामला वो अपना चार्ज जो है वो जल्दी संभाल लें। ये मुलाकातें हों ना हों, फैसला वही है जो ताकतवरों ने किया है। इनमें इतनी इस्तात नहीं है कि वो
فیصلے تبدیل کروا سکیں. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.